हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लास्ट पढ़ रहे थे हमारे हिस्ट्री की बुक्स के बारे में। तो फर्स्ट बुक हमने पढ़ ली है, एंशिएंट पीरियड हमने उसमें कवर किया है। सेकंड बुक जो है उसमें हमने मिडिवल पीरियड कवर किया है और यहाँ पर थर्ड बुक के बारे में हम देखेंगे, ये हमारे मॉडर्न पीरियड के बारे में बताता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा वो हमारा होगा कॉलोनियलिज्म एंड द कॉन्ट्रीसाइड। मीन्स जो हमारा ब्रिटिश पीरियड जो था, ब्रिटिश काल के अंदर जो देहात जो था, उस देहात की स्थिति कैसी थी, किस तरह से वहां पर ये जो चैप्टर जो होता है ना बेटा, ये हमारा ऑक्शन से स्टार्ट होता है, नीलामी से स्टार्ट होता है कि किस तरह से नीलामी जो है वो की जाती थी, क्या हमारा सनसेट सिस्टम का रूल था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके बाद में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए किस तरह से बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लेकर के आए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, जो 1793 में बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लेकर के आए थे। उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट जो था वो बंगाल में था, लेकिन जो हमारा वेस्ट एरिया और हमारा साउथ का एरिया था, जैसे हम यहाँ पर इंडिया का मैप बनाते हैं छोटा सा, तो ये हम प्यारा सा इंडिया हमारा, तो यहाँ पर ये तो आपका बंगाल आ जाता है। उस टाइम में बांग्लादेश कोई देश नहीं था, बंगाल ही था पूरा का पूरा। तो बाद में ये वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में, तो यहाँ पर जो था वो आपका परमानेंट सेटलमेंट था। उसके बाद में जो हम यहाँ बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, जो हमारा ये वेस्टर्न एरिया है, यहाँ पर बात करते हैं, गुजरात साइड की बात करते हैं, और ये आपका कर्नाटक साइड की बात करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट सक्सेस नहीं था। जो हमारा साउथ और वेस्ट का जो एरिया था, उस एरिया के अंदर उन्होंने डिफरेंट जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किए थे। जैसे हम रैयतवाड़ी के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर, उसके बाद में वाहनवाड़ी के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके बाद में हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से कॉटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन जो फार्मर्स थे उनके ऊपर प्रेशर डाला, उनसे कॉटन जो है वो उगाने लगा, किस तरह से कॉटन बूम आया। ठीक है, और किस तरह से आपका 1864 में जब क्राइसिस आया था अमेरिका में, तो हमारे यहाँ से इंडिगो को उगाया जा रहा है। ठीक है, तो इंडिगो की खेती के बारे में पढ़ेंगे हम, यहाँ कॉटन की एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर शुरू होता है वो होता है रिबेल्स एंड द राज। इस चैप्टर में हम 1857 में रिवॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से ये रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट होगा। आपको वो पता होगा कि ये आपका मंगल पांडे से कहां पर, बैरकपुर, जो कैंट जो है वहां से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या इसके पीछे कॉजेस थे, कैसे बैरकपुर से रिवॉल्ट स्टार्ट होता है और किस तरह से ये दिल्ली में पहुंचे। रिवॉल्यूशनरी जो थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, वो दिल्ली में कैसे पहुंचे और किस तरह से उन्होंने जो लास्ट मुगल एम्परर था, ठीक है, उन्हें किस तरह से अपना लीडर बनाया और हमारे देश के डिफरेंट पार्ट के अंदर, झांसी के अंदर, लखनऊ के अंदर, ठीक है, किस तरह से ये मूवमेंट जो है वो स्प्रेड कर रहा था, कैसे फैला, क्या इसका कंक्लूजन निकला और इस मूवमेंट के फेलियर होने के क्या कॉजेस थे। ठीक है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो इसमें थर्ड चैप्टर है थर्ड बुक का, वो है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसमें हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कि महात्मा गांधी कौन थे। जब वो आपका साउथ अफ्रीका से वापस आए, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो इनॉग्रेशन फंक्शन था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो इनॉग्रेशन फंक्शन था, उसमें कैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया,
ठीक है। उसके बाद में उन्होंने किस तरह से, यहाँ पर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कैसे हमारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, कैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है आगे हमारा बढ़ता चला जाता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद में लास्ट चैप्टर जो हमारा होगा इस बुक का, वो होगा फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा भारत जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा भारत जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री है, और रिपब्लिक कंट्री का एक जो मेन आपका जो खासियत होती है वो होती है एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किस तरह से यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी, उस असेंबली का किस तरह से इलेक्शन होता है, किस तरह से उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, आपको पता होगा 389 पीपल के इसके अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, 385 प्लस 4। उसके बाद में कैसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। इसका प्रेसिडेंट कौन था, इसका ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रेसिडेंट कौन था, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज को लेकर के कैसे डिबेट हुई, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से उसको मतलब एक्सप्लेन किया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का क्या रोल था यहाँ पर, ठीक है। तो वो सारा का सारा जो है तो फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है। थोड़ा सा हम उसमें हिस्टोरिकल वे में पढ़ेंगे इसको, आपको ये नहीं देखना है कि तो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर हो जाएगा, हम उसे हिस्टोरिकल वे में पढ़ेंगे, ये ऐतिहासिक पल क्या था। आई होप आपको ये तीनों बुक्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट एंड गुड लक फॉर योर 12th क्लास। थैंक यू।